गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले जोगन में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं सीरीज 25 है ना, जीके सीरीज नंबर 25। इसमें हर रोज की तरह हम ऑनलाइन में क्वेश्चंस करेंगे और जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, तो आपके लिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी होगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसमें खाद्य और कृषि संगठन, ये रोम इटली में है। इटली की राजधानी क्या है? रोम, है ना। खाद्य और सुरक्षा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। देखा, इस संगठन की जो स्थापना थी ये 1945 में हुई थी। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक शहर कनाडा में हुई थी, लेकिन 1991 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित कर दिया गया। जब इसकी कनाडा में स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में बनाया गया था और अब वर्तमान में कहाँ है? रोम में स्थानित कर दिया गया। और वर्तमान में 191 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। कितने हैं? 191, टोटल 191 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठट्टा, ठट्टा में मृत्यु हुई थी। ठट्टा हरियाणा में पड़ता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासनकाल में ये कहा गया है कि इसको पागल बादशाह, परोपकारी बादशाह या विद्वान बादशाह की उपाधि भी दी गई है। इसने अपने 5 कार्य किए थे, लेकिन वो 5 भी असफल हुए थे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी, लेकिन बाद में फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली से दौलताबाद, तो दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद का नाम कुवतुलाबाद भी था। तो इसने 5 कार्य किए थे। पांचों कौन कौन से थे? एक तो दोआब में राजस्व वृद्धि। दोआब का मतलब जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र होता है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। तो दोआब में कर वृद्धि की थी, लेकिन उसी वर्ष यहाँ पर अकाल पड़ा था। ये भी इसका कार्य असफल हुआ था। दूसरा कार्य था राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन सन 1326 में की थी। 27 में लेकिन फिर वहीं पर आ गए थे। कहाँ पर? दिल्ली से दौलताबाद। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है जो पूछते हैं, लेकिन ये असफल कार्य था। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसमें टोकन करेंसी चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा जो तांबे की बनी हुई थी, तांबे की सांकेतिक मुद्रा। तो लोगों ने तांबे के सिक्के बना बनाकर इसके दरबार में वहाँ पर शाही खजाने में जमा किए और वहाँ से दूसरे सिक्के उसने लिए थे, क्योंकि सोने के सिक्के चलते हुए उससे पहले, और उनके स्थान पर कौन से शुरू किए? तांबे के सिक्के। तो बताते हैं कि दिल्ली का हर घर टकसाल के रूप में परिवर्तित हो गया था, यानी कि हर कोई सिक्के ढालने लगा था। उसमें किसी भी साइज के, किसी भी तरीके से बनाकर ये कितने ही वजन के ला सकता था। तो इसमें ये होना चाहिए था कि तांबे के सिक्के होने चाहिए थे, बस ये चलन में था। तो ये भी असफल कार्य था। राजा का जो खजाना था खाली होता गया। नंबर 4 है खुरासन अभियान। खुरासन अभियान, मिस्र के राजा के साथ में मिलकर इसने एक विशाल सेना गठित की थी, और जिसका जो अग्रिम खर्च था 1 वर्ष का अग्रिम पेमेंट सैनिकों को दिया गया था। ये भी असफल हुआ था। एक कराचील अभियान था। कराचील, इसकी तुलना कांगड़ा से की गई है। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो कराचील अभियान के लिए सेना तैयार की, लेकिन वहाँ पर प्लेग से इसके सैनिक मारे गए थे। खैर ये हुआ कि जो 5 कार्य किए थे, पांचों ही असफल कार्य हुए थे। लेकिन इनका क्रम पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कार्य थे। सबसे पहले कौन सा किया था? दोआब में परिवर्तन, फिर राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलाई, फिर खुरासन अभियान, और लास्ट में क्या था? कराची अभियान। ये पांचों कार्य थे मोहम्मद बिन तुगलक के। पांचों कार्य असफल, इसलिए इसको मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा गया है। रक्त पिपासु बादशाह, पागल बादशाह या परोपकारी या विद्वान बादशाह, ये था। नंबर 3, पॉपुलेशन फर्स्ट योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पॉपुलेशन फर्स्ट योजना 2002 में केंद्र सरकार की ओर से इसका ये शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने। ओके। नंबर 4, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? देखना, इकोसिस्टम। तो क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। पारिस्थितिकी को इको, CO, इकोलॉजी, इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम में क्या होगा? पारिस्थितिकी होगा कि पर्यावरण का जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव, है ना, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। 10 में सबसे पहले प्रयोग किया था पारिस्थितिकी का। तो इसमें सर्वाधिक स्थायी कौन से? वन। देखना, वन में क्या चीज होती है? वन में सभी प्रकार की जो भी ग्रीन या वनस्पति हमें दिखाई देती है, वनस्पति यानी कि झाड़ियाँ भी वनों में शामिल होती हैं। फिर ये आरक्षित, अनारक्षित, ये उसमें वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन आया कि क्या झाड़ियाँ भी वन में शामिल हैं? बिल्कुल, वो भी वन में ही शामिल होती हैं, झाड़ियाँ भी। और सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन, और सबसे कम है हरियाणा में। इस टाइम ये 24.5
5 या 6 के करीब, इतने परसेंट भारत में वनीकरण है और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार ये 35% होना चाहिए। ये विश्व के हर देश में 35% वनीकरण होना चाहिए। हमारे देश में कितना है, नया 2020 का जो डाटा जारी हुआ है 24.5%। ये याद रखिएगा। ये बहुत आता है कि भारत में वनीकरण कितना है, तो पहले 23 दशमलव समथिंग था, अब कितना है 24.56%। होना कितना चाहिए और ये 35%। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूरस्थ चीजों को पास देखने वाला यंत्र कौन सा है? टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप दिखाया गया, दूर की वस्तु को पास देखने के लिए टेलीस्कोप का हम प्रयोग करते हैं। नंबर 6, वेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर किसने बनवाया था? चिन्ना केशव, देखना चिन्ना केशव का मंदिर वेल्लूर। वेल्लूर कहाँ होगा? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में किसने बनवाया था? कर्नाटक। ये विष्णुवर्धन में। वेल्लूर याद रखिएगा। ये केशव मंदिर दिखा गया, चिन्ना केशव मंदिर, है ना। एक वर्ड याद रख लिया, केशव मंदिर के नाम से फेमस है ना। होसल वंशी हुआ करते थे, होसल वंशी नरेश विष्णुवर्धन का 1117 ईस्वी में बनाया हुआ है ना। चिन्ना केशव का मंदिर वेल्लूर की ख्याति का कारण बना हुआ है ना। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें दूर दूर से पर्यटक आते हैं देखने के लिए। तो जो वास्तुकला है, इसकी वास्तुकला अपने आप में यूनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, ठीक है। ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। गति के ग्रहों की गति केपलर ने कहा था कि सूर्य के चारों ओर जो विभिन्न जो ग्रह हैं वो गति करते हैं, लेकिन न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी नहीं, अन्य ग्रह भी एक इलेक्ट्रिकल मोशन करते हैं, है ना, और सूर्य उसके सेंटर में ना होकर एक बिंदु पर फोकस होता है। तो केपलर का नियम किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का कौन था? देवभूति। ये शुंग वंश जैसे मौर्य वंश के बाद हुआ है, मौर्य वंश के बाद में सातवाहन, कर्ण और शुंग, है ना। मौर्य के बाद में कौन से हैं? जैसे मौर्य वंश था, इसके बाद में सातवाहन वंश था, सातवाहन, और एक था कर्ण वंश, कर्ण, और एक शुंग वंश, शुंग, पुष्यभूति, देवभूति, शुंग नाम था। तो ये अंतिम शासक बने। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध कवि गोपाल दास सक्सेना किस अन्य नाम से जाने जाते थे? तो नीरज के नाम से जाने जाते थे, गोपाल सक्सेना, नीरज के नाम, है ना। तो उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, अवध के, है ना। ये इनका जो केंद्र है आगरा और लखनऊ। तो गोपाल दास सक्सेना नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत आगरा व अवध में हुआ था, है ना। आगरा व अवध इनका केंद्र था, तो जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो नीरज किनका नाम था? गोपाल दास सक्सेना का दूसरा नाम नीरज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अहमदिया कादियानी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमदिया आंदोलन के नाम से भी, या कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब के गुरुदासपुर एक जिला पड़ता है, गुरुदासपुर में हुआ था। और इसमें कादियान जो वहाँ की एक जाति थी, मुस्लिम जाति, कादियान ने शुरू किया था। कादियान बल्कि गांव का नाम है। गांव कौन सा था इसमें? कादियान। तो कादियान से शुरू किया था किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने, है ना। तो बाद में ये एक इन्होंने फिर जिहाद का भी इसमें नारा दिया था और काफी फैला था। नंबर 11, कालिदास सम्मान, तुलसीदास सम्मान और तानसेन सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्योंकि मध्य प्रदेश के निवासी थे, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार क्या देती है? तो पुरस्कार कालिदास, तुलसीदास और तानसेन सम्मान। तानसेन जैसे म्यूजिक के क्षेत्र में, कालिदास साहित्य के क्षेत्र में, तुलसीदास भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप साथ साथ नोट करिएगा और इनको रिविजन, बार बार रिविजन करिए, ठीक है। परीक्षा में पास होने का एक मूल मंत्र, आपका रिवीजन कितना है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे याद हो जाएगा, जबकि भूलने की टेंडेंसी भी हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन भूलने की दर कभी कभी याद करने से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें दिमाग में ये रहता है कि याद है, जबकि हम भूल चुके होते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक को किन ग्रंथों में अशोकवर्धन कहा गया? पुराणों में, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन, अशोकवर्धन। वैसे जो मौर्य अशोक थे उसका नाम क्या था? देवानंद प्रियदर्शी नाम था। नंबर 13, बम्बई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बम्बई लाइफ इंश्योरेंस 1823 में। इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो इंश्योरेंस है, बीमा, ये किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की देन है। उनकी तर्ज पर हमने यहाँ पर अपनी इंश्योरेंस कंपनी स्थापित की हुई है। नंबर 14, विश्व काला
मोतिया दिवस कब मनाए जाते हैं? काला मोतिया दिवस, है ना। काला मोतिया जैसे आँख का एक रोग होता है मोतिया बिंदु, है ना। ये 13 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। मोतिया बिंदु किसका रोग होता है? आँखों का रोग। नंबर 15, राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 60। देखना, जो विधानसभा होती है, विधानसभा वहीं पर गठित होगी जहाँ पर 60 संख्या, इससे कम नहीं हो सकती। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी है? जैसे 404 है यहाँ पर, जिसमें 403 का इलेक्शन होता है और एक यहाँ पर मनोनीत राज्य सरकार द्वारा, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो एनुअल इलेक्शन होता है। तो कम से कम कितनी होती है? 60। अपवाद स्वरूप इससे भी कम हो सकती है, है ना। वो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होता है। नंबर 16, मानसून की किस शाखा से दिल्ली में मानसूनी वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये दिल्ली में वर्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 16, मानसून की किस शाखा से दिल्ली में मानसूनी वर्षा होती है? देखो क्वेश्चन आया कि मानसून किस भाषा का शब्द है? एक तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किसका? अरबी, हम लोग इसे मानसूनी कहेंगे। और जिसका अर्थ होता है अपने निश्चित समय पर होने वाली कोई भी घटना, जैसे मानसूनी हवा होती है या मानसूनी वर्षा होती है। हमारे यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है सबसे पहले, वैसे केरल राज्य में होती है। ये होते हैं अरब सागर से जो उठते हैं, जैसे ये दक्षिण भारत की स्थिति होगी, इधर तो अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से सबसे पहले केरल में वर्षा होती है, जो जून के महीने में 4 जून से और 10 जून के बीच में वर्षा हो जाती है ना। ये लगभग एक निश्चित तारीख होती है। और जो दिल्ली में वर्षा करती है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून होता है। और वैसे अगर कहें कि पूरे भारत में किससे वर्षा होती है ज़्यादा, वो अरब सागर से उठने वाले मानसून होता है। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है निश्चित समय पर होने वाली कोई भी घटना। नंबर 17, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर सन 2008 को। 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, है ना। और ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। पद्मा और मेघना नाम होता है यहाँ पर इसका। एक बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है चांदीपुर, तो चांदीपुर में ये दोनों मिलते हैं, चांदपुर जगह पड़ते हैं। नंबर 18, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल, ब्रिटेन के पीएम वालपोल, है ना। वालपोल वहाँ के क्या थे? पहले पीएम थे। एक सम्राट होता है, एक वहाँ का पीएम होता है, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। रॉबर्ट वालपोल 1725 से 1742 के बीच के नाम से जाने वाले ऑक्सफोर्ड के मध्य अर्ल रॉबर्ट वालपोल एक ब्रिटिश राजनेता थे, जिन्हें आमतौर पर ग्रेट ब्रिटेन का पहला पीएम माना जाता है ना। इन्हें अर्ल की उपाधि भी प्राप्त हुई। अर्ल वहाँ की एक टाइटल होता है ब्रिटेन का, अर्ल। नंबर 19, सार्वजनिक आदेश का समादेश संविधान की सूची में, संवर्ग की सूची में। देखना, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची या संघ सूची, और एक होती है समवर्ग की सूची, समवर्ग की। ये हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है। जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 टाइप्स लिस्ट दी है। तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ग की सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार बनाती है, और समवर्ती पर दोनों मिलकर बनाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। इसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा का मामला है, परिवार नियोजन का मामला है। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आता है कि समवर्ती का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 20, उज्ज्वला योजना किसके कल्याण के लिए चलाई गई थी? है ना, पीड़ित महिलाओं के या गरीब महिलाओं के लिए चलाई गई? गरीब महिलाओं के लिए। तो इसकी शुरुआत 2016 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से की थी, गोरखपुर से। उज्ज्वला योजना, इसमें गैस सिलेंडर दिया जाता है। क्या? पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई यह योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। जो एलपीजी गैस होगी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर, कुकिंग गैस जो घर में यूज करते हैं। नंबर 21, बहते हुए जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बहते जल में कौन सी गतिज ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। नंबर 22, विवेकानंद ने किसके लिए सैन्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो मार्गरेट नोबल के लिए सैन्य का होता है। किसको? मार्गरेट नोबल को।
देखिए जो स्वामी विवेकानंद थे, इनका मूल जो नाम था वो नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त। नरेंद्र खेतड़ी के राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। खेतड़ी राजा, खेतड़ी राजस्थान के राजा है ना, खेतड़ी राजा के कहने पर अपना नाम विवेकानंद रखा। और दो विश्व धर्म सम्मेलन में, पहला विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, सन 1893 में। ये कहाँ पर? शिकागो में। शिकागो, शिकागो में। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में विवेकानंद जी ने भाग लिया था। यहाँ पर कम ही बोलने का उनको टाइम मिला था, लेकिन उसमें ये बताता हूँ कि काफ़ी प्रशंसा वहाँ पर हुई थी लेख के द्वारा। इन्होंने अपने लेख में कहा था, अपने भाषण में, एक तो वहाँ पर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, है ना, ऑल मदर्स एंड माय सिस्टर्स। तो इससे काफ़ी प्रभावित उनका भाषण था। और ये कहा कि जिस प्रकार विश्व की सारी नदियाँ एक ही समुद्र में विलीन होती हैं, उसी प्रकार विश्व के सारे धर्म भी एक ही परमात्मा में विलीन होते हैं। तो वहाँ के एक अखबार में लिखा था कि जिस देश में ऐसे विचारों के लोग रहते हैं, वहाँ पर हमें अपने धर्म प्रचारक भेजना एक बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो विवेकानंद जी का जो भाषण था काफ़ी जिससे उसको प्रसिद्धि मिली। और जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, एक और विश्व सम्मेलन 1900 में पेरिस में हुआ था, उसमें भाग लिया था विवेकानंद जी। तो यहाँ पर उनकी जो एक शिष्या थी, मार्गरेट नोबल, इन्होंने भी भाग लिया था प्रथम विश्व सम्मेलन में। तो इनको सेमी शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, मार्गरेट नोबल के लिए। नंबर 24, रॉबिन्स क्रूजो के रचनाकार कौन थे? डेनियल डिफो। डेनियल डिफो यूरोप के एक दार्शनिक हैं, इन्होंने ये कृति लिखी। नंबर 24, अरबी को कब यूएन में की कार्यकारी भाषा चुना गया था? यूएन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1973 में कार्यकारी भाषा है। देखना, एक इसमें वैसे 6 भाषाएं होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा काम होता है एक तो इंग्लिश में और फ्रेंच में होता है वहाँ पर, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, है ना। और एक आ गई जिसमें ये अरबी भाषा है, और स्पेनिश, और एक चीनी भाषा है ना, रशियन भाषा। ये इसमें 6 भाषाएं होती हैं अरबी भाषा से। ओके, नंबर 25, स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 1994 को, स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान। 26, रूस की संसद का क्या नाम होता है? डूमा। डूमा किसको कहते हैं? रूस की संसद, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, उसे डूमा कहते हैं। नंबर 27, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? ये सीजीआई जो है, सीजीआई राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। तो अगर बात त्याग पत्र की आती है, रिजिग्नेशन, ये तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ये तो बात त्याग पत्र की। और जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, सीजीआई, उनको शपथ कौन दिलाएगा? सीजीआई। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नंबर 28, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी। इसमें धन्वंतरी एक नाम पड़े हैं नवरत्न में, जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नवरत्न हुआ करते थे, जैसे अकबर के नवरत्न, उसी में नवरत्न इसमें गुप्त में होते थे, गुप्त। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे धन्वंतरी। तो ये किससे थे? मेडिकल फील्ड से, यानी कि चिकित्सा से, इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने किसे उत्तराधिकारी बनाया था? शहरयार को बनाया, लेकिन वो कुछ दिनों तक ही रहा था, फिर इसको हटा दिया गया था। तो जहांगीर के बाद में फिर वो बना था, सलीम के बाद में उसका पुत्र खुर्रम बना। नंबर 30, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोन मैरो। बोन मैरो, जो हड्डियों के अंदर अर्ध तरल पदार्थ होता है, बोन मैरो बोलते हैं। जैसे कोई हड्डी होती है, तो हड्डी के अंदर ये क्या अर्ध तरल पदार्थ होता है, तो अर्ध तरल पदार्थ को बोन मैरो। तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में। तो जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तब स्प्लीन या प्लीहा में होता है, और अब कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन है कि किस प्राणी की हड्डियों में अस्थि मज्जा नहीं होता? तो जो पक्षियों की फीमर होती है, यानी कि उनकी टांगे होती है, उनमें अस्थि मज्जा नहीं होता। यही कारण है कि उनके बिजली का करंट नहीं लगता, जब तारों पर बैठ जाते हैं ना, तो विद्युत उसमें प्रभावित नहीं होती। ओके, अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो। 31, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत, है ना। चीनी का उपभोक्ता भारत, यानी कि कंज्यूम भारत में होती है। और प्रोडक्शन में भारत का स्थान है, और एक ब्राजील में बनती है, एक भारत में बनती है।
और भारत में चीनी मिलें ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में इसका दूसरा नंबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सबसे अधिक है, या लखीमपुर खीरी, गोरखपुर इनका नंबर आता है। और एशिया में जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वो मुजफ्फरनगर में है, खतौली, है ना, खतौली। ये किसमें आ जाएगा? मुजफ्फरनगर में। ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, एशिया। नंबर 32, सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में? तमिलनाडु में। देखना सेवराय, जैसे दक्षिण भारत होता है तो दक्षिण भारत में तो मद्रास, यहाँ पर मद्रास, केरल, कर्नाटक, इधर तो होती है इसमें ये मलयालम यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये हो जाएगा। ये जो पहाड़ियाँ इधर होंगी ये सेवराय की पहाड़ियाँ, सेवराय, सेवराय की पहाड़ियाँ यहाँ पर होंगी। और इसको हम कहेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यहाँ पर केरल या मलयालम ये पड़ता है। नंबर 33, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायरेक्ट होगी। धूप का चश्मा जो काले हो जाते हैं ना धूप में, तो फोटो लेंस होते हैं उसके अंदर लगे हुए। क्वेश्चन नंबर 34, होयसल वंश का संस्थापक कौन था? है ना, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन होयसल वंश का संस्थापक था। प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? जीवन बीमा जैसे LIC होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये किस देश की? ब्रिटेन की। और बैंकिंग सेवा किसकी है? वो भी ब्रिटेन की। विश्व का सबसे बड़ा जो बैंक है ये ब्रिटेन में ही बना था 1690 में। नंबर 36, लाहौल पर्वत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में जैसे लाहौल पर्वत श्रेणी, ये उसी का नाम हो जाएगा हिमालय पर्वत। हिमालय जैसे माउंट एवरेस्ट होता है तो माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में सागरमाथा, सागरमाथा नाम होता है इसका। और हम किससे जानते हैं? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट एक ब्रिटिश पर्यवेक्षक या सर्वेयर हुआ करते थे, उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ा। तो ये हिमालय पर्वत को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हम हरिद्वार में शिवालिक बोलते हैं। 37, हसन निजामी किसके दरबार से संबंधित थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। हसन निजामी ने बुक लिखी, उनके दरबार में रहता कुतुबुद्दीन ऐबक। देखना कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम, वैसे तो सुल्तान ना है लेकिन इसको सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सन 1206 से और 1210 तक का शासनकाल रहा। उसके बाद में चौगान खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। इसी ने भारत में पहली मस्जिद बनाई थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में मस्जिद बनाई थी। लेकिन ये दोनों मस्जिदें थी ये ब्राह्मण संप्रदाय द्वारा दान में दी हुई मस्जिदें थी, और संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे। न्यू खोदकर जो भारत में मस्जिद बनाई थी वो जमायत खाना मस्जिद बनाई थी, जमायत खाना। ये किसने? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बनाई थी मस्जिद। नंबर 38, भारतीय संसद के इतिहास में पहला बहिर्गमन, है ना, वॉकआउट किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। वॉकआउट का मतलब संसदीय जैसे छोड़कर चले जाना, किसी मुद्दे पर जब बहस होती है तो बहिर्गमन बोलते हैं या वॉकआउट। 39, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य वाला पोषक कौन सा? प्रोटीन, है ना, गैसीय संवहन, हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संवहन जो करता है ये प्रोटीन करता है। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 40, आर्किमिडीज किस देश के निवासी थे? यूनान के, है ना, यूनान। एथेंस जहाँ की राजधानी है, तो यूरोप का एक देश आ जाएगा यूरोप, एथेंस। एथेंस यहाँ की राजधानी हुआ करती है। आर्किमिडीज में, आर्किमिडीज का सिद्धांत इससे वाटर प्रेशर से संबंधित है। तुलसी वस्तु अपने भार के बराबर वो ये क्षेत्रफल हटाती है, यानी कि डूबती नहीं कोई वस्तु, कब डूबती है कब नहीं, इसके एक वेरिफिकेशन देता आर्किमिडीज। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी है? जैसे गोभी का फूल होता है उस तरीके से। हवाई ज्वालामुखी, हवाई ज्वालामुखी कैसे होती है? अमेरिका में एक राज्य है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी मोना लोआ, मोना लोआ, मोना लोआ विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, वोल्केनो। लेकिन जो सक्रिय है वो टिटिका का होती है। मोना लोआ बड़ी है दायरे में, इसकी आकृति जैसी जैसे गोभी का फूल होता है, सब्जी होती है ना जैसे गोभी, वहाँ पर मोना लोआ। भारत में कौन सी है? नारकोडम और एक होती है इसमें ये अंडमान निकोबार में, एक दरन एक नारकोडम, ये भारत में। नंबर 42, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों या भागों में विभाजित है? 15 भागों में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र का चाणक्य, चाणक्य
या विष्णुगुप्त द्विशांक का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये कब लिखी थी? मौर्य काल में, अर्थशास्त्र, है ना। तो अर्थशास्त्र ये भारत के नीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें किसी भी राजा का नाम नहीं है अर्थशास्त्र में, संस्कृत में लिखा गया था। ओके, नंबर 43, राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा की चुनाव आयोग करता है, राज्यसभा की चुनाव आयोग। और जो यहाँ पर होते हैं लोकसभा की भी चुनाव आयोग करते हैं, लेकिन जो राज्य में होते हैं स्थानीय चुनाव, राज्य के स्थानीय चुनाव की अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है। नंबर 44, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लिखा सकता है? नहीं। धन विधेयक क्या होते हैं? देखिए जो धन विधेयक होंगे, धन विधेयक, इनको हम अनुच्छेद नंबर 110 में पढ़ेंगे संविधान में। एक तो धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे, रिप्रेजेंट कहाँ होंगे? लोकसभा में। और लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक होती है ना। और एक इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, इस पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। और दोबारा फिर राज्य की जब राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। और ये राज्यसभा में नाम मात्र के लिए भेजा जाएगा, नाम मात्र, यानी कि नॉमिनल रूप से। और 14 दिन के बाद ये पास माना जाएगा। अगर 14 दिन से ज़्यादा समय लगाती है राज्यसभा तो वहाँ से पारित ही माना जाएगा। और राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन है वो धन विधेयकों पर लागू नहीं होती, जो वो सिफारिश देंगे लोकसभा की अपनी मर्जी की, वो उसको मानता है या नहीं मानता। एक बार वो देखिएगा, एक तो धन विधेयक कहाँ पर है? अनुच्छेद नंबर 110 में। धन विधेयकों के प्रस्तुतिकरण से पूरे, तो प्रस्तुत कहाँ किए जाएंगे? लोकसभा में ही किए जाएंगे, लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे और राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। और जब ये लोकसभा में पारित हो जाते हैं उसके बाद में राज्यसभा में भेजे जाते हैं, राज्यसभा में मात्र 14 दिन के लिए। अगर राज्यसभा 14 दिन से अधिक समय लगाती है तो ये पारित ही माने जाएंगे। राज्यसभा जो इसमें संशोधन करती है या नहीं करती, लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और जब ये पारित होने के बाद दोबारा फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, तो राष्ट्रपति महोदय इस पर अपनी मंजूरी देते हैं, यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धन विधेयक। चार प्रकार के विधेयक होते हैं: धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और एक संविधान विधेयक। नंबर 45, इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई है धन विधेयक पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें संविधान के नाम से प्ले लिस्ट में आप देखिएगा, चैनल की जो यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में। नंबर 45, गुरु नानक जी की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी? गुरु नानक जी ने तो 10वें जो गुरु हैं, है ना, गुरु गोविंद सिंह। देखना सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं टोटल? सिख धर्म में 10 गुरु हैं, 10 गुरु। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरे गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय हरकिशन हरदेव, और ये हैं तेग बहादुर, और 10वें हैं फिर गुरु गोविंद सिंह। तो पहले गुरु की जो जीवनी लिखी है ये 10वें गुरु ने लिखे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों की हत्या कर दी गई थी, इसलिए कोई 11वां गुरु नहीं बना। हाँ, उसके बाद में जो गुरु बने थे वो राजनीतिक गुरु बने थे। सिखों के पहले राजनीतिक गुरु बंदा बहादुर बने, और धार्मिक गुरु कौन बने थे? गुरु नानक बने थे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक, सिखों के धर्म परिवर्तक गुरु नानक, और सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु बंदा बहादुर, और सबसे महान राजनीतिक गुरु राजा रणजीत सिंह। इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है हमने सिखों के गुरु पर, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, इतिहास की प्ले लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 46, जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किस शैवाल से किया जाता है ना? सागर में, सारगसम, सारगसम एक ये सवाल होता है, उससे कृत्रिम आर्टिफिशियल ऊन प्राप्त होता है। वैसे हमारे देश में जो भारत में ऊन प्राप्त करते हैं, भारत में बकरी से करते हैं, बकरी, बकरी की एक प्रजाति होती है पश्मीना, पश्मीना, पश्मीना की प्रजाति, इससे सबसे अधिक ऊन और सबसे उत्तम क्वालिटी की। वैसे एक उससे भी होती है खरगोश से, खरगोश की एक प्रजाति अंगोरा, अंगोरा, अंगोरा एक ऊन होती है जो खरगोश से प्राप्त होती है, सबसे महंगी ऊन बताते हैं इसको, अंगोरा से। और वैसे ऊँट से भी करते हैं, भेड़ से भी करते हैं ना, और बकरियों से तो होती है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में ऊन प्राप्त होती है जम्मू कश्मीर में, बक्कर वाले वहाँ पर होते हैं जो बकरी पालते हैं। 47, किस राज्य के सरकारी दफ्तर में वंदे मातरम का गान अनिवार्य करते हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम का गान मध्य प्रदेश सरकार ने किया, कि सरकारी दफ्तर में उसमें ये होना है गान, मध्य मातरम। क्वेश्चन नंबर 48, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार, कोलतार जिसको हम तारकोल बोलते हैं, तारकोल, तार, TA
TWR टार। टार से हम क्या नक्सलिंग प्राप्त करते हैं। नंबर 49, पंचायती राज संस्थाओं के उच्च स्तर में कौन सा है? सबसे ऊपर कौन सा? जिला परिषद। देखना सबसे ऊंचा तो कौन सा है? तो जिला परिषद। इसके बाद में फिर होते हैं ब्लॉक। ब्लॉक कौन कहेंगे? क्षेत्रीय पंचायत या पंचायत समिति, क्षेत्रीय पंचायत। और तीसरे स्तर पर होता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत। तो पहले स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, दूसरे पर क्षेत्रीय पंचायत, तीसरे पर ग्राम पंचायत। और एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में उस गांव के सभी वयस्क निवासी शामिल होते हैं, यानी कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है वो ग्राम सभा हुआ करती है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत में कौन कौन आते हैं? जैसे ग्राम प्रधान और वहाँ के वार्ड मेंबर। नंबर 50, भारत के बजट में कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं? 3 वर्ष का। एक तो पिछले वर्ष का, एक करंट वर्ष का और एक आगामी वर्ष का भारतीय बजट। बजट किस अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद नंबर ये 112 में आता है। वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण नाम होता है इसका, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। बजट नाम का उल्लेख नहीं है हमारे इसमें। बजट, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसमें क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल नंबर 112 में। और बजट कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, है ना? चमड़े का थैला। तो चमड़े का थैला इसका मीनिंग होता है। और कौन पेश करवाता है? राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाएगा। संबंधित मंत्री इसको लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेंगे, यानी कि वित्त मंत्री तो पेश करेंगे। किसके नाम से होगा? और ये राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो बजट में क्या होता है कि हमने पिछले साल क्या किया, वर्तमान में क्या और आगामी वर्ष में क्या करेंगे। तो 3 वर्ष का इसमें लेखा जोखा होता है। और एक आर्थिक समीक्षा होती है। आर्थिक समीक्षा में हमने प्रीवियस ईयर में क्या किया, एक आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा। तो पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग थे। इस बार हमने रेल बजट आम बजट को एक ही कर दिया। कौन सी? विवेक ब्योरा समिति के आधार पर। तो खैर ये जीके के 50 क्वेश्चन थे। तो इनको आप नोट करते रहिए, रिवीजन कीजिए, बार बार डिस्कस कीजिए इन पर। जो कुछ समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप बताइए दोस्तों। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, बार बार रिवीजन होना चाहिए। और देखना जो हमने कलेक्शन तैयार किया है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर है। इन हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकते हैं अगर आप इसका रिवीजन बार बार करते रहें। और इसकी एक नोटबुक बनाइएगा, प्लेन नोटबुक पे लिखा कीजिए, उससे याद होने में हमारी एक स्पीड बढ़ती है, जल्दी याद होता है प्लेन पेपर पर, हमें लाइन वाले पर कम याद होता है। खैर वो तो याद करने के अपने अपने टेक्निक्स होते हैं सभी के। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो चैनल को आप लगातार देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू।